चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। नंबर सिस्टम में लास्ट हमने पढ़ा था इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक में मैंने आपको बताया था दो पैटर्न होते हैं। पैटर्न 1 संख्याओं का गुणनफल, पैटर्न 2 संख्याओं का घात में होना, है ना। तो पैटर्न 1 तो क्लियर है सबको, है ना। पैटर्न 1 में सिंपली क्या करना है, हर संख्या का इकाई अंक लेकर गुणा करना है, लास्ट में आपको इकाई अंक मिल जाता है। अब बात आती है पैटर्न नंबर 2 की। पैटर्न 2 क्या है, जब संख्या घात के रूप में हो। जब संख्या घात के रूप में हो, है ना। घात मीन्स पावर, है ना। तो इसमें क्या करना है वो समझो। जैसे कोई भी संख्या है, मैंने कल एक सवाल दिया था करने के लिए। हाँ वेरी गुड, ये सही जो है, ये क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए, है ना। किसी संख्या m को 7 से विभाजित करने पे शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। आंसर क्या आया, 1 आया। तो करेक्ट आंसर 1। अब ये 1 कैसे आता है वो देख लो। दो तरीके हैं। पहला तरीका, ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 7 से भाग दें और शेषफल 6 आ जाए। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना है, संख्या और शेषफल को जोड़ दो। तो 7 और 6 13। तो m का मान क्या होगा, 13 होगा, है ना। अब इस संख्या के वर्ग को, अच्छा जब m 13 है तो m स्क्वायर कितना होगा, 169। 169 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 चौक 28, शेष कितना आएगा 1। ये हुआ तरीका नंबर 1, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न, आपको क्या करना है, जो शेषफल दिया है उसी शेषफल पर हम सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे उसने शेष दिया, आपको शेष दिया 6, अब उसने कहा m के वर्ग को, तो m का वर्ग करने की बजाय आप शेष का वर्ग कर दो। तो शेष 6 है, 6 का वर्ग 36। अब 36 में 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, शेष क्या बचेगा 1। जो दूसरा पैटर्न है ये विदाउट पेन हो सकता है, यानी इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो कहे कि 2 गुना, तो शेष का 2 गुना कर दो, वर्ग तो वर्ग कर दो, है ना। 6 गुना 6 गुना कर दो, भाग तो भाग दे दो, घन तो घन, मतलब जो भी कहेगा वो शेष फल के साथ कर दो। तो ये दो रास्ते हैं, या तो संख्या निकाल के हल कर दो या डायरेक्ट शेष पर ही आप संख्या को हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्लियर, ओके। अब आ जाओ यहां पर। इकाई अंक ज्ञात करना जब संख्या घात के रूप में हो। इसमें लिख लो थोड़ा सा, नहीं तो क्या भूल जाओगे तुम लोग। लिखो, यदि हमें
घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले संख्या की घात में चार से भाग देते हैं और भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे संख्या की नई घात मानकर उसे संख्या की नई घात मानकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी आपको जो भी घात दी गई है उस घात में चार से भाग देंगे और चार से पूरी घात में भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें चार का विभक्ति का नियम आता है। तो क्या करो, सिर्फ अंतिम दो अंकों में भाग दे दो। अंतिम दो अंकों में भाग दे के आप जो है शेषफल निकाल लो और जो शेष आए उसे नई घात बना के इकाई अंक बता देंगे। लेकिन अगर आपने भाग दिया और शेषफल बचा ही नहीं तो दूसरा पॉइंट पॉइंट नंबर 2, यदि भाग देने पर शेषफल शून्य आए, यदि भाग देने पर शेषफल शून्य आए तब संख्या के इकाई स्थान पर दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर दिए गए अंक को देखते हैं। यदि वह सम संख्या है तो इकाई अंक 6 होगा। और यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा। हाँ, ठीक है, दो ही केस होंगे। जैसे आपको जो भी घात दी है आप उसमें 4 से भाग दो, भाग देने पर शेषफल अगर 1 2 3 बचता है तो नई घात बना के इकाई अंक निकाल दो। अगर भाग दिया और भाग पूरी तरीके से चला गया यानी शेषफल बचा ही नहीं, शेषफल 0 आ रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक आप निकाल रहे हो उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक दिया है। अगर वो एक सम संख्या है तो सीधे इकाई अंक 6 होगा और यदि विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखो, संख्या जीरो कॉमा 1 कॉमा 5 कॉमा 6
0156 का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। यानी आपको किसी नंबर का इकाई अंक निकालने के लिए कहा जा रहा है ना, और आपने देखा कि उसके इकाई स्थान पे तो 0 है, तो फिर भाग देने की जरूरत ही नहीं है। फिर ना तो ये कंडीशन चेक करनी ना ये चेक करनी। 0 का इकाई अंक हमेशा 0 होगा, चाहे घात जो भी बचती रहे, चाहे भाग पूरी तरीके से चला जाए, चाहे जो है घात 1 मतलब शेषफल 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, 0 0 रहेगा। ऐसे ही 1 हमेशा 1 रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा और 6 हमेशा 6 रहेगा, ये बदलते ही नहीं है। तो अगर एग्जाम में इनमें से कोई संख्या आती है तो उस स्थिति में आपको सीधा आंसर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम इस तरफ लिख लेते हैं ना। मान लो पहला क्वेश्चन हमने लिया 4137 पे घात 756। इकतालीस सौ सैतीस पे घात 756, ये कह रहा है इसका इकाई अंक बता दो। तो इकाई अंक बताने के लिए क्या करना है, आप इसका इकाई अंक ले लो, संख्या का इकाई अंक ले लो। इकाई अंक क्या है 7, बाकी संख्या से कोई लेना देना है नहीं, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी बनी रहे। जो घात है उसमें 4 से भाग दे दो, और 4 से भाग देना है अंतिम 2 अंकों में, तो 4 का भाग 56 में दे दो। कितनी बार चला जाएगा 14 बार, 14 चौक 56, शेष क्या बचेगा 0। तो जो शेष बचेगा उसे नई घात बनाएंगे, जो शेष बचेगा उसे नई घात बनाएंगे। अब अगर शेषफल 0 आता है तो हम ये देखते हैं कि जिस संख्या का हम इकाई अंक निकाल रहे हैं उसके इकाई स्थान वाली संख्या सम है कि विषम है, विषम है। तो विषम है तो विषम की घात 0 अगर होगी तो इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ एक स्टूडेंट का कहना है कि जैसे हमने भाग दिया और शेषफल 0 आया है ना, तो इसको 0 रखने की बजाय 4 भी तो रख सकते हैं। तो बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि आप भाग किससे दे रहे हो 4 से, तो जब 4 में 4 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो 4 क्यों रख देते हैं, जैसे 4 रखते हैं ये ठीक है, पर क्यों रखते हैं ये पता है। जैसे ये तो पता है कि हम 4 रखते हैं, पर 4 क्यों रखते हैं, 3 या 5 क्यों नहीं रखते। जीरो आने पे 4 रखते हैं ठीक है, पर क्यों ये पता है, ये नहीं पता होगा, किसी को पता है। क्योंकि हमने YouTube से ये तो सीखा कि 0 आने पे 4 रखते हैं, पर 4 ही क्यों रखते हैं, 3 क्यों नहीं रखते, 5 क्यों नहीं रखते। तो ध्यान रखना कोई भी संख्या जब उसको 4 बार गुणा किया जाता है तब वो अपना वास्तविक रूप प्रकट करती है। 4 बार गुणा करने के पर जो मान आएगा वही हर बार गुणा करने पे आएगा, इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। जैसे यहां किसी को यह भी प्रश्न करना चाहिए था कि सर घात में 4 का ही भाग क्यों देते हैं, घात में 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, घात में हम 3 का भाग क्यों नहीं दे रहे, 5 का क्यों नहीं दे रहे।
तो 4 को क्या ऐसी विशेषता है? तो 4 का मतलब यह है जब भी आप किसी संख्या का गुणा करते हो 4 बार, क्योंकि एक बात समझना, ये जो मैंने आपको लिखवाया ना कि सम संख्या पे 6 और विषम संख्या पे 1, ये कहां से आता है? जब उस संख्या को 4 बार गुणा किया जाता है। जैसे कोई भी सम संख्या पकड़ लो आप, कोई भी सम संख्या, उसको 4 बार गुणा करो 6 ही आएगा। जैसे 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई अंक 6। 4 का 4 बार गुणा करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 6 को गुणा करो 4 बार 6 आएगा, 8 को गुणा करो 4 बार 6 आएगा। मतलब कोई भी सम संख्या को जब आप 4 बार गुणा करोगे तो वो एक समान अंक देगी, और ऐसा किसी और अंक के साथ नहीं होता है। इसलिए जहां 0 लिखते हैं वहां कई किताबें और कई टीचर्स 4 भी लिखते हैं, पर वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो 4 से वो निकालते हैं। अब वो सब ना करना पड़े, मैंने आपको सीधे बता रखा है, सम पे 6 विषम पे 1, है ना। पर अगर कोई कहे कि सर ये कैसे आया, है ना, सम पे 6 कैसे, विषम पे 1 कैसे, तो संख्या का 4 बार गुणा कर दो, आ जाएगा। बात आई समझ में? अगला क्वेश्चन, $2138 पे घात 392, को मैं कर रहा हूं 1392, चलो 1392 करो, 392 नहीं, 2138 पे घात 1392। तो हमको क्या करना है? हमको देखना है संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक है 8, भाग देंगे 4 से, 23 चौक 92, शेष क्या बचा? 0। 8 कैसी संख्या है? सम संख्या, सम की घात 0, तो इकाई अंक 6, सम पे 6 विषम पे 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन, $893 पे घात 7205, 893 पे घात 7205 क्या आएगा इकाई अंक? तो सिंपल क्या करना है, पहले संख्या का इकाई अंक लिख लो, इकाई अंक 3, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दे दो, अंतिम 2 अंक हो रहे हैं 05, 05 में 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, शेष बचेगा 1, जो शेष बचेगा उसे नई घात बना दो, 3 की घात 1 कितना होता है? 3, तो आंसर 3। इतना क्लियर? अगला, ये तीनों क्वेश्चन सबको क्लियर हैं? अभी ये प्रीवियस ईयर नहीं है, अभी तो केवल हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, 756 पे घात 1493, अच्छा 93 को 92 कर लो, चलो कितना? 6। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। आपने देखा कि इकाई स्थान पे 6 है, अब 6 की घात कुछ भी बनी रहे, 6 का आंसर 6 ही आता है, तो इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 6। बात आई समझ में, है ना। अब जैसे मैंने संख्या ली 750, घात ले ली 2024,
तो आपने देखा कि इकाई स्थान पे 0 है, तो फिर सॉल्व करना ही नहीं, 0 तो 0 ही रहता, कुछ भी बना रहे। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी अलग अलग एग्जाम्स ने क्या पूछा है यहां से। क्योंकि मुद्दे की बात तो यही है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है 14 पे घात 112 प्लस 14 पे घात 113। में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एसएससी 10+2 से है, 2022। आंसर 0 आ रहा है। ऑप्शन है 2, 4, 8, 0। करेक्ट आंसर 0। देखो यहां से इकाई अंक पकड़ो। सबसे पहले इकाई अंक क्या है? 4। घात में भाग दो, 12 में 4 से भाग दोगे, शेष क्या बचेगा? 0। प्लस यहां से इकाई अंक ले लो 4, 13 में 4 से भाग दो, बचेगा 1। 4 की घात 0, तो सम की घात 0, 6। 4 पे घात 1, 4, 6 और 4 10। 10 में इकाई अंक 0। अब जिन साथियों का 4 आया, क्या वो स्पष्टीकरण दे पाएंगे 4 का? नहीं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, किसी को आपत्ति हो तो वो भी पूछे, है ना। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 127 पे घात 153। 127 पे घात 153 इंटू 341 पे घात 89 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आंसर 7। इधर भाग दोगे तो 13 चौक 52, 1 बचेगा शेष, है ना। तो यहां आएगा 7 पे घात 1। यहां भाग दोगे तो 22 चौक 88, 1 बचेगा। बाकी जब इकाई स्थान पे 1 है तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0, 1, 5, 6 तो बदलते ही नहीं। तो 1 को तो सीधे 1 लिख सकते हैं। तो 7 एकम 7, तो आंसर 7। प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी बन जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन। नोट हो गया? अगला लिखो। क्वेश्चन है 3 पे घात 66, 6 पे घात 41 और 7 पे घात 53 में इकाई अंक क्या है? और आरआरबी एएलपी लोको पायलट का क्वेश्चन है। कितना? 8। चलो पहला ऑप्शन 8 और निकालो। हाँ, 8, 7, 6 और 3, ये 4 ऑप्शन है। 8 ही आ रहा है।
तो 66 में भाग देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा 26, 4 से 24, कितना बचा 2, तो 3 पे घात 2। अच्छा 6 को तो चेक करना नहीं, 6 तो 6 ही रहता है, कुछ भी घात बनी रहे। और यहां 4 से भाग दोगे तो 13 चौक 52, 1 बचेगा। अब ये आपका 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और ये यहां से 7 सिंह 42, 42 में 2, तो 9 दूनी 18, 18 में इकाई अंक 8, 8। अगला 7 पे घात 105 में इकाई स्थान का अंक, तो आसान है, 0.5 में भाग दे दो 4 से, 1 बचेगा। 7 पे घात 1, तो 7 पे घात 1 कितना होता है 7, तो आंसर 7। अगला 6 पे घात 256 माइनस 4 पे घात 256 में इकाई स्थान का अंक क्या है? ऑप्शन है 1, 4, 0, 7। एसएससी एसएसबी एमटीसी कुछ परीक्षा है उसमें आया है। तो देखो 6 तो चेक करना नहीं, 6 तो 6 ही रहता है, फिक्स है। तो ये 6 माइनस यहां 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, भाग चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4 की घात 0। अच्छा 4 की घात 0, 4 कैसी संख्या है सम संख्या, सम की घात 0 6, तो 6 माइनस 6 0। नेक्स्ट x बराबर दिया है 164 पे घात 169 प्लस 333 पे घात 337 माइनस 727 पे घात 726 है, तो x का इकाई अंक क्या है? आ गया कितना 2 आ गया, 2 वाले कितने 1 2 3 4 5 6। अच्छा 2 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 3 किसका है? 3 भी ऑप्शन में नहीं है। चलो मैं ऑप्शन बता देता हूं जिससे क्या तुम लोग तुक्का नहीं मारोगे। अच्छा यहां से ये भी स्पष्ट हो गया कि तुम लोग ऑप्शन के हिसाब से सेट करते हो। ऑप्शन है 5 7 8 9, 5 7 8 9। 8 किसका आया? 2 लोगों का 8 आया, 3 लोगों 4। चलो देखें फिर क्या मामला है, क्योंकि 2 वाले अपने पे डटे हुए हैं नहीं। तो देखो यहां 4 से भाग दोगे 17 चौक 68, 1 बचेगा।
तो 4 पे घात 1 1, यहां पे 3 है तो 3 पे घात 1 माइनस यहां पे 7 है, यहां कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो गया 4 और 3 7, और ये कितना हो गया 49 है ना, या 9। यहीं तक पहुंचे सब? हाँ, किसका 4 की जगह 6 होगा? कहा यहां पे? अब 7 माइनस 9 यहां तक पहुंचे सब, तो कितना बचा -2 है ना। तो आप लोग जो है 2 आंसर कैसे लगा रहे थे? सात में से 9 घटाया, ठीक है, तो मतलब 2 वालों का वास्तव में -2 आ रहा था, है ना। ठीक, अब 8 वालों से मिल लेते हैं। 8 वालों का 8 कैसे आया? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ 1 बाई 1, पीछे बोलू आप बताओ। माइनस में इकाई अंक नहीं होता, हाँ फिर ठीक है। अब प्रियंका आप बताओ। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हाँ तो बड़ी मान लो, क्या मान रहे हैं? अच्छा अब देखना, जैसे एक स्टूडेंट कह रहा है कि 7 को 17 मान लेंगे, है ना। तो अब दूसरा ये भी कह सकता है सर मैं 17 नहीं 27 मानूंगा। तीसरा कह सकता है मैं 37 मानूंगा। नियम जानो क्या है? देखो 7 में से 9 घटाया, कितना बचा -2, यस और नो। अगर कभी भी आपका इकाई अंक माइनस में बच रहा हो तो उसे हमेशा 10 में से घटाना है। दिस इज द रूल, ये नियम होता है, क्योंकि माइनस में इकाई अंक आता नहीं। तो अब क्या करेंगे, इकाई अंक के लिए, मतलब इसलिए मुझे ये जानना था कि तुम लोग आंसर तक पहुंचे कैसे, है ना। तो अगर माइनस में बचे तो 10 माइनस 2 8। ऐसा क्यों? ये किसका क्वेश्चन है? हाँ वेरी गुड। ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस में बच नहीं सकता, और मुझे एक अंक की संख्या चाहिए, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में से घटा दो उसको। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10, तो इसलिए 10 में से घटा दोगे तो आपको इकाई अंक मिल जाएगा, है ना। ये कब करना है? जब माइनस में आए तब, हर बार मत कर देना ठीक है 10 में से घटाएंगे, नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन है ये वाला इकाई अंक पे, है ना, और ये भाषा वाला है तो लिखना पड़ेगा। लिखो, यदि एक धनात्मक संख्या, यदि एक धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, है ना, इफ अ पॉजिटिव नंबर। यदि एक धनात्मक संख्या n को जब 5 से विभाजित किया जाता है, कोई धनात्मक संख्या है n,
इसे जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। शेषफल 3 बचता है। तो n का इकाई स्थान का अंक क्या होगा? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 0 या 2, दूसरा ऑप्शन है 0 या 5, तीसरा ऑप्शन है 3 या 8 और चौथा 1 या 5। तीन या 8, तो तुमने ऐसे लगा लो 8 तो हमारा आ ही रहा है और एक में ही 8 मिल रहा है तो 3 तो हो ही जाए। 3 कैसे होगा बताना तो। अच्छा, 0 होता है तो कट जाता है। जैसे किसी भी संख्या में मैं संख्या n ले लेता हूं या कोई संख्या ले लूं, इसकी घात 0 होगी। चलो संख्या ले लेते हैं, क्या ले लें बताओ, बोलो, कुछ भी बोलो, संख्या बोलो आप। मल्टीप्लाई में हाँ, इसलिए 3 नहीं आएगा, ध्यान देना। और बाकी और कोई क्या है कि तुम लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपस में इतने उलझे हुए हैं, सबके नहीं, कुछ लोगों के। तो जैसे मकड़ी होती ना, वो अब जाल बनाती है और अपने ही जाल में फंस जाती है। अभी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि n का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, 3 शेषफल बच रहा है, दोनों को जोड़ दो तो n का मान 8 हो सकता है। 8 में आप 5 से भाग दोगे 3 शेष बचेगा, है ना। मैंने अभी एक और बताया था कि डायरेक्ट शेषफल को ले लो आप, n का मान 3 भी हो सकता है। 3 में आप 5 से भाग दोगे तो शेषफल 3 ही बचेगा। यस और नो? उसने कहा यदि n एक धनात्मक संख्या है तो क्या ये दोनों धनात्मक नहीं है? ये धनात्मक नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि मतलब बिल्कुल जागते हुए रहना। धनात्मक मतलब माइनस में नहीं लेना, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव है तो करेक्ट आंसर 3 या 8, क्योंकि आप 8 में 5 से भाग दो क्या बचेगा? 3, और 3 में 5 से भाग दो क्या बचेगा? 3। तो दोनों स्थिति में हो सकता है। तो n का मान या तो 8 हो सकता है या 3 हो सकता है। 5 से 3 में कैसे जाएगा? 2 आएगा। हाँ देखो, अब हमें जो है कुछ होनहार लोग मिल पाए हैं। 3 में 5 का भाग देना है, 3 में 5 का भाग देना है, शेषफल क्या आएगा? जब भी जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं उससे छोटी संख्या ऊपर लिखी हो तो वही संख्या शेष होती है, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो खुद ही शेष है वो। तो 3 में भाग जाएगा नहीं तो 3 अपने आप में ही शेष है ना।
आई बात समझ में? अगला, कितने टाइप हो गए? 5 हो गए। हेडिंग बनाओ टाइप 6। मैं आपको 8 या 9 ही टाइप कराऊंगा, क्योंकि 8 या 9 ही टाइप होते हैं नंबर सिस्टम में जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसे तो बढ़ाते रहो टॉपिक को, पर 8 या 9 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 6 को नाम दे दो पूर्णांकों के गुण। पूर्णांकों के गुण। अच्छा, ये पूर्णांक क्या होता है? हाँ, संख्याओं के प्रकार पढ़ाए थे मैंने। पूर्णांक जो है, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स, है ना। और गुण को, अगर मुझे ये बात इंग्लिश में कहनी हो, पूर्णांकों के गुण, इंग्लिश मीडियम कहाँ है? हाँ, तो क्या कहेंगे इसको? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों के गुण, प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, है ना। नंबर 1, पहला, पहला लिखो समवरक नियम। समवरक नियम इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समवरक नियम कितने लोगों को पता है ये? लिखो, ये नियम क्या होता है? यदि ए कॉमा बी कॉमा सी, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, तो नंबर 1, ए प्लस बी बराबर धनात्मक पूर्णांक। नंबर 2, ए इंटू बी बराबर धनात्मक पूर्णांक। अब इसको समझो, ये क्या कहना चाह रहा है समवरक नियम? आप में से कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के ही आएंगे अपन तो, है ना। हाँ, तो कुछ सर कुछ था, कुछ नियम से आया था ये। योग का समवरक नियम
और गुणन का संवर्ग नियम, दो नियम होते हैं, एक तो योग का होता है, एक योग का होता है, एक गुणन का होता है। ये कहना क्या चाह रहा है समझो इधर, ये जो कहना चाह रहा है वो सब आप लोग पहले से जानते हो, बस इसके नाम को नहीं जानते हो। संवरक नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कोई तीन धनात्मक पूर्णांक हैं, मान लो मैंने संख्या ले ली 1 2 3 और तीनों प्लस में ले ली, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो जब आप पहली दो संख्याओं को जोड़ोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा और वो पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे 1 + 2 = 3, तो 3 जो है वो धनात्मक है और पूर्णांक है। तो जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर जो मान प्राप्त हो रहा है वो भी धनात्मक पूर्णांक है, तो उसे योग का समवरक नियम कहते हैं। योग का समवरक नियम बहुत सामान्य सी बात है, यस और नो, क्योंकि जब दो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव कहां से आ जाएगी, और जो संख्या आएगी वो भी पूर्णांक होगी। तो ये बहुत सामान्य सी बात है, पर इसको योग का समवरक नियम कहते हैं, ये हमें नहीं पता था, यस और नो। जैसे मान लो उसने कह दिया इनमें से कौन सा योग का समवरक नियम है, तो हमें तो वो नियम ही नहीं पता, तो फिर कैसे ऑप्शन में टिक कर पाएंगे। दूसरा कह रहा है कि a × b = धनात्मक पूर्णांक, कि जब जैसे आपने 3 नंबर लिए 1 2 3, आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हो, मैंने 3 छोटे छोटे अंक ले लिए, अगर मैं उनका गुणा करूं 1 × 2 करो कितना आएगा 2, तो जो आएगा क्या वो धनात्मक पूर्णांक होगा, यस और नो, यस बिल्कुल होगा। इसे कहते हैं गुणन का समवरक नियम, गुणन का समवरक नियम। तो समवरक नियम आपको सिर्फ ये समझाता है कि जब आप जोड़ते हो या गुणा करते हो तो अगर आपने धनात्मक पूर्णांक लिए हैं तो आपका रिजल्ट भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई। अभी मैं इसमें यह भी समझाऊंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में और कैसे आया है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो पेपर में छूटता ही छूटता है। ये वो नियम है क्योंकि 99% स्टूडेंट इनको छोड़ता है। आपने मतलब जहां से भी कई किताबें पढ़ी होंगी, कई यूट्यूबर्स पर भी हमने यूट्यूब से भी देखा होगा, कई अलग अलग, क्योंकि आजकल सोर्सेस बहुत हैं, पढ़ाई करने के बहुत सोर्सेस हैं और अच्छी बात भी है। पर क्या आपने ये नियम पढ़ा? नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंतर पैदा कर देती हैं। ध्यान रखना 65, 70, 75 तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब 80 और 90 से ऊपर जाते हैं तो एक नंबर में लाखों बच्चे पीछे हो जाते हैं, एक नंबर में। जैसे 89 और 90, तो 89 से 90 का जो टर्निंग पॉइंट होगा उसका डिफरेंस देख लेना आप, कितने बच्चों का होगा, और वो डिफरेंस यही पैदा करता है ऐसे नियम जो हमें पता नहीं होते। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बात नहीं मालूम हो, ये सबको पता है, धनात्मक जोड़ोगे धनात्मक आएगा, गुणा करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, पर इसको समवरक नियम कहते हैं ये नहीं पता। यस और नो? यस। नंबर 2, दूसरा, ऐसे आपको कुछ नियम याद रखने होंगे क्योंकि इनका और कोई तरीका है नहीं, और याद रखने के लिए इसको 3-4 बार 5 बार 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 जब भी मौका मिलेगा पढ़ना पड़ेगा, है ना। दूसरा लिखोगे क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव नहीं, कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव। अब ये क्या है, इसको लिखो। लिखो यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि a, b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो नंबर 1 ये कह रहा है a प्लस b बराबर होगा b प्लस a के। दूसरा कह रहा है a इंटू b बराबर होगा b इंटू a के। पहले तो हम इस बात को समझेंगे ये क्या कह रहा है ना, फिर हम जानेंगे कि जो है क्या नियम है। वैसे नाम समझो, क्रम विनिमेय, यानी क्रम को बदलना, क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय नियम। अब a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो जैसे मैंने एक ले लिया 3, एक ले लिया 5, कोई भी दो संख्या ले लो आप, कोई भी दो संख्या, तो 3 और 5 ले लिया, तो ये कह रहा है कि 3 प्लस 5 बराबर होगा 5 प्लस 3 के। यस और नो? चाहे तो 3 प्लस 5 लिख दो या 5 प्लस 3 लिख दो, एक ही बात है। अब ये कौन सा नियम है? इसे कहते हैं योग का क्रम विनिमेय नियम। एग्जाम में ये कंडीशन आती है सीधे, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तो आपको वहां से ये क्लियर होगा। दूसरा कह रहा है कि a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए के। जैसे मैंने 3 और 5 लिया, तो ये कह रहा है कि 3 गुणा 5 बराबर होगा 5 गुणा 3 के। यस और नो? बराबर होगा 15, बराबर 15 ही आएगा। यानी क्रम बदलने के बाद भी मान समान है, उसे कहते हैं क्रम विनिमेय, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? गुणन का क्रम विनिमेय, ये गुणन का है ना। इसके 3 गुण और हैं, तो आज कर लें कि कल करें? कल करेंगे, क्योंकि अभी हो नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 जो नियम है वो तीनों बड़े बड़े हैं, ये 2 छोटे थे। तो कल शुरू में 5-10 मिनट में हो जाएंगे ये। फिलहाल मैथ की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, रीजनिंग पढ़ लेंगे थोड़ा सा, है ना। ये 2 नियम कल मैं पूछूंगा, समवरक नियम और क्रम विनिमेय, और फिर 3 कल हो जाएंगे, तो परसों 5 पूछेंगे। 1-2 बार पूछेंगे तब वो ठीक रहेगा।